co-powered by Techno। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। क्या खरीदें क्या बेचें, क्या खरीदें क्या बेचें में आज समझने की कोशिश करेंगे शुक्रवार के बाजार में किस तरह की रणनीति बनाई जाए, अगले हफ्ते कौन से सेक्टर कौन से शेयर चलते हुए नजर आएंगे, कहां पर इस समय पैनी निगाह रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के बाजार की। कल काफ़ी बड़ा दिन रहा और यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। 25 बेसिस पॉइंट की ज़्यादातर लोगों ने उम्मीदें जताई थी, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। लेकिन उसके बावजूद शेयर बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिखाई दिए, खासतौर से चूंकि एक्सपायरी का दिन था। इसके अलावा भी जो अमेरिका में मंदी की आशंकाओं को लेकर बहुत सारी बातें अभी भी चल रही। हालांकि जो जेरोम पॉल की तरफ से जो बयान आए हैं उससे इस बात से इनकार किया गया। आपको बता दें कि वीकली एक्सपायरी के दिन भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 287 अंक की बढ़त देखने को मिली, तो वहीं सेंसेक्स 236 अंक और निफ्टी में 38 अंकों की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी ने शुरुआती जो रिकॉर्ड हाई बनाया उससे करीब करीब 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट वहां पर देखने को मिली। भारी उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिला। निफ्टी ने इंट्राडे में नया उच्चतम स्तर 25,611 का जो है उच्चतम स्तर बनाया है। सेंसेक्स ने पहली बार 83,700 का स्तर पार किया, लेकिन बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई बनाने से महज 4 अंकों से चूक गया। और इसके अलावा बाजार में जो जिन सेक्टर्स में दबाव देखने को मिला, बैंकिंग शेयरों में उम्मीद थी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन पीएसयू बैंक्स में दबाव देखने को मिला। इस पर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह की वोलेटिलिटी कल देखने को मिली, क्या सिर्फ एक्सपायरी एक वजह थी या और क्या कुछ कारण आप मानते हैं? और अभी जब निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद ऊपरी स्तरों से फिसला है, क्या कुछ रेंज आप देख रहे हैं निफ्टी की शुक्रवार के दिन के लिए और आने वाले कुछ दिनों के लिए? क्या रेंज दिखाई दे रही है आपको? नमस्कार विपुल जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए विपुल जी, लास्ट वीक जब आपके शो पे लाइव था और इस वीक भी जब लाइव था, तब हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि यहाँ से तेजी दिख रही है, ऑल टाइम हाई बनेगा और ऑल टाइम हाई बनता हुआ भी दिखा। लेकिन कल की जो क्लोजिंग है निफ्टी पे, ये थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग है। 5 दिन के हाई के ऊपर ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग आई है ये नेगेटिव है। शूटिंग स्टार है, जनरली शूटिंग स्टार टॉप पे फॉर्म होता है और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आता है। तो हमको यहाँ से अब एटलीस्ट 1 से 2 सेशन थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन सेलिंग एविडेंस पे करना चाहिए। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 25,400 के ब्रेकडाउन पे आप एक बार शॉर्ट ले सकते हैं, 25,300 330 की रेंज के लिए। बट ये बहुत एग्रेसिव शॉर्ट होगा, 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या फिर पहले रैली मिलती है 25,500 तक, तो फिर वहां पे भी 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 25,400 और 25,300 के लिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पुल बैक मूव आता हुआ दिख रहा है, उसमें एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, सेफ प्लेयर्स अवॉइड करें। करेक्शन और डिप कंप्लीट हो जाए तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। करेक्शन और डिप कंप्लीट हो जाए उसके बाद फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अभी आपको क्या लग रहा है सर कि अब एक और कितना करेक्शन यहाँ पर और देखने को मिल सकता है, या फिर किस तरह की स्ट्रेटजी अभी प्लान करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हर तेज़ी में खरीदारी करने का मौका ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर ऊपर वो फंसे हुए हैं। उनके लिए कुछ सुझाव होगा आपके लिए? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट पर बैठे हैं तो एक बार के लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अपनी प्रॉफिट बुक कर लें। जी। लार्ज कैप शेयरों में भी अगर अच्छी खासी प्रॉफिट है तो 50% पोजीशन हल्की कर लें। 25,300 लाइन इन द सैंड है, अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो फिर करेक्शन थोड़ा सा गहराता हुआ दिखेगा। नॉन स्टॉप हम चले हैं लोअर लेवल से। अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म देखें, वो 25,750 से नॉन स्टॉप रैली आई, 24,750 से 25,600 तक की रैली आई है, यानी ऑलमोस्ट 850 पॉइंट की। तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट भी करेक्शन होता है तो कोई बड़ा करेक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे 25,000 सपोर्ट है, ये टूटता है तो फिर करेक्शन गहराता हुआ दिखेगा। जब तक ये होल्ड है मान के चलेंगे, मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, साइडवेज रहेगा और एवेंचुअली कैचअप करके अपसाइड दिखाएगा। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे। कल के सेशन में 4-5 पॉइंट से ऑल टाइम हाई रह गया है, लेकिन यहाँ से हमको बैंक निफ्टी में भी करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। जी। 53,000 52,800 ये मेजर सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो 52,200 तक का पुल बैक आ सकता है।
हाई लाइकली है कि 4 से 5 दिन हम साइडवेज करेक्ट करें, इसकी ज्यादा उम्मीद है मुझे। लेकिन अगर 53,000 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा करेक्शन डीपन होता हुआ दिखेगा। 53,000 के नीचे अगर लगातार सस्टेन करते हैं तो फिर गिरावट गहरा सकती है, ऐसा मानना है अंशुल जी का। चलिए अब महत्वपूर्ण सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उन सवालों के जवाब जो है जानने की कोशिश करते हैं अंशुल जी से, और एक एक करके तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश यहाँ पर रहेगी कि आखिर में यहाँ पर इस बाज़ार में किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति यहाँ पर बनाई जाए। तो आज का जो है जो पहला सवाल है कि आखिर में बैंक निफ्टी की जो रिकॉर्ड ऊंचाई है वो कितनी अहम है, क्योंकि महज 4 अंकों से यह आंकड़ा चूक गया है। अभी जो है अंशुल जी ने इसके बारे में चर्चा की, लेकिन और भी इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अलावा पहले ज़रा इसी पर बातचीत कर लेते हैं सर कि बैंक निफ्टी की रिकॉर्ड ऊंचाई को नहीं छू पाया, ये कितना इंपॉर्टेंट आप मान रहे हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि दबाव जो है वो पीएसयू शेयरों में रहा, उस पर खैर अगला सवाल हम लेंगे, लेकिन इसको क्या कुछ महत्व इंपॉर्टेंट लेवल देंगे आप इसको कि नहीं देंगे? देखिए, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। 4 पॉइंट बहुत मायने नहीं रखते हैं 53,000 के इंडेक्स पे। बन जाता ऑल टाइम हाई तो एटलीस्ट न्यूज में और सारी चीज में एक ऑल टाइम हाई की एक वो मिल जाती क्लिकबेट के लिए। बट 4 पॉइंट का कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, हम ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन वर्टिकल रैली थी 50,300 से 53,000 तक की वर्टिकल रैली थी, ऑलमोस्ट 2,700 पॉइंट की। तो अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आना लाजमी है, उसको आप बाई ऑन डिप्स के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि करेक्शन में 52,000 का लेवल टूटेगा। हम प्रोबेबली 52,300 के 52,200 300 के आसपास तक करेक्ट कर सकते हैं। वहां से बेस बना के फ्रेश रैली डेवलप होती हुई दिखेगी। प्रॉब्लम एक ही है, मूविंग एवरेजेस से थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज से हम ऑलमोस्ट 1500-1700 पॉइंट दूर हैं। तो या तो मूविंग एवरेज कैचअप होगा, प्राइस साइडवेज रह जाएगी, या थोड़ा प्राइस पुल बैक करेगा और मूविंग एवरेज ऊपर आएगा। बट ये दोनों जब साथ में आ जाएंगे तब फ्रेश अप मूव बनेगी। तो इसमें 5 से 8 दिन लग सकता है दोनों को कैचअप करने में। तो अगले 5 से 8 दिन थोड़ी सी हल्के हाथ से अगर ट्रेडिंग करेंगे बैंक निफ्टी में तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। निफ्टी के लिए सर 26,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या, या उससे पहले आपको एक दबाव जो है आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अगर बैंक निफ्टी या ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हो जाती तो मैं ये कहता कि निफ्टी में 25,750 और 26,000 के टारगेट ओपन अप हो गए हैं। लेकिन कल जिस हिसाब से दोनों कैंडल क्लोजिंग आई है डेली चार्ट पे, थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल है। इनको नलीफाई होना जरूरी है। अब चाहे 4-5 दिन साइडवेज रह के रहें या थोड़ा सा करेक्शन लेके रहें, बट ये कैंडल नलीफाई होना काफी जरूरी है। तो अगले 4 से 5 दिन थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, बट इवेंचुअली हम 26,000 जरूर टेस्ट करेंगे, ना सिर्फ टेस्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब इतनी शॉर्टी से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड के पास 1,86,000 करोड़ का कैश है और उनको अब डिप्लॉय करना है। जो कैश होल्डिंग की लिमिट होती है उसके आसपास आते जा रहे हैं, तो उनको डिप्लॉय करना काफी जरूरी है। तो यहाँ से उनका अगर 1,40,000 करोड़ तो उनको डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। उसकी बाइंग आती है तो मार्केट बहुत आराम से संभल जाएगा। और यूएस में इंटरेस्ट रेट जो कट हुए हैं वहां, उसकी वजह से इंडिया अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन लग रहा है। 50 पैसे कट हुआ है, 50 पैसे इसी साल में और कट होना है। तो जी। इसके बाद इंडिया की अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो जाएगी, तो एफआईआई और एफडीआई की भी बाइंग देखने के लिए मिलेगी। और बहुत बड़ी डिप या क्रैश जो हर बार ऑल टाइम हाई बनने के बाद लोग बात करने लगते हैं, वो मेरे को किसी तरफ से पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। पुल बैक आएगा, करेक्शन आएगा, वहां से हम नए हाई बनाएंगे तो 26,000 आराम से हम टेस्ट करेंगे। ठीक। इस बीच सर जो है कल जिन सेक्टर्स में हमने देखा कि अच्छी बढ़त देखने को मिली है उसमें एफएमसीजी रहा और बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर रहे, रियल्टी रहे, ऑटो सेक्टर में जो है हमने बाइंग देखी। इसके अलावा जिनमें दबाव देखने को मिला उनमें मीडिया शेयरों में काफ़ी पिटाई हुई, पीएसयूज, तेल गैस शेयरों में, और सरकारी बैंक इंडेक्स जो है वो रेट कट के बावजूद नहीं चल पाए हैं। एनटीपीसी, टाइटन, नेस्ले, कोटक बैंक जैसे निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं, और बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट जैसे शेयर जो है उनमें दबाव देखने को मिला। लेकिन अगर सेक्टर की ही खाली बात करें तो जो शेयर में कल तेज़ी देखने को मिली है जिसमें एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल्टी, ऑटो जो कि रेट सेंसिटिव सेक्टर हैं, क्या हम मान के चलें कि ये जो रैली उस पर थोड़ी बहुत ही, हालांकि बहुत तेज़ रैली नहीं रही, पर ये क्या सस्टेन करेगी? शुक्रवार के कारोबारी सत्र आज भी ये सस्टेन करेगी, या आपको लगता है जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला है यहाँ पर भी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? और देखिए, दो चीज हो गई, एक तो हफ्ते का आखिरी कारोबार है, दूसरा कल का थोड़ा सा ऊपरी स्तर से सेलिंग आया था रिकॉर्ड लेवल से।
तो ये आज थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आज थोड़ा सा अगर हल्के हाथ से ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी रेंज रहेगी, लेकिन रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगी। तो अगर आप रेंज सही पकड़ लिए तो आपको बॉटम टॉप दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर गलत फंस गए, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट प्ले करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में, तो आपके स्टॉप्स ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है। आज वो रेंज बाउंड एक्शन वाला मार्केट है, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए आज थोड़ा सा फायदेमंद वाला दिन होगा। जो अभी पिछले 4 5 6 8 दिन बैंक निफ्टी में बायर्स के लिए फायदेमंद था, निफ्टी में सेलर्स के लिए फायदेमंद, वो अब लग रहा है कि दोनों इंडेक्स में सेलर के लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। तो ब्रेकआउट प्लेयर्स को या ट्रेंड प्लेयर्स को थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके ट्रेड करनी चाहिए और सिलेक्टिव काउंटर्स में रहना चाहिए। सिलेक्टिव काउंटर्स में रहना चाहिए। सिलेक्टिव काउंटर्स, चलिए ठीक है, इस पर थोड़ा आगे बातचीत कर लेंगे कौन से हैं वो सिलेक्टिव काउंटर्स। लेकिन उससे पहले जरा जो लगातार आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में भी जो आप जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं पीएसयू शेयरों को लेकर के। डिफेंस पे आपका रुख स्पष्ट है, लेकिन ओवरऑल पीएसयू में भी अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी खबर के बावजूद हमने देखा कि पीएसयू बैंक के शेयर नहीं चले। डिफेंस पहले से ही लोगों को बहुत थका रहा है, वहाँ पर लोगों को काफ़ी लॉस हो रहा है। रेलवे में भी उस तरह की ऊर्जा नहीं अब बची हुई दिखाई दे रही है। पावर में भी एनएचपीसी जैसे शेयर थका रहे हैं। कुछ एक खबरों के चलते कुछ एक शेयरों में जरूर जो है हम देख रहे हैं बीच बीच में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है। ये पीएसयू शेयरों की जो थकावट देखने को मिल रही है, उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आप क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों के सवाल रेगुलर जो है हमारे पास आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये हेलो मनी नाइन शो में भी एचएएल डिस्कस हुआ था। एचएएल देखिए 4600 रुपये से 4200 रुपये आ गया है। 3900 का टारगेट में कंटिन्यूअसली आपको देते आ रहा हूँ। बीईएल में भी देखिए 280 का ब्रेकडाउन आ गया है, तो यहाँ भी 228 के लेवल दिख रहे हैं। बीएचईएल में भी सिमिलर ब्रेकडाउन है, नीचे में समवेयर अराउंड 223 रुपए के लेवल दिख रहे हैं। तो मैं पीएसयू पे काफी बेरिश हूँ। सेलेक्ट एक दो पीएसयू थोड़े से तेज लग रहे हैं, लेकिन वही होता है ना कि अगर 10 में से 9 चीजें गिर रही हैं तो इकलौता कितना खड़ा रहेगा, उसमें फिर डिस्ट्रेस सेलिंग आने लगती है। तो पीएसयू काउंटर्स में अभी भी जिसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेलिंग, वो अभी बाकी है। अभी ये स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव आई है ऊपर ऑल टाइम हाई से 30% की। अभी जो डिस्ट्रेस सेलिंग होती है 20-22% की, जहां ऑल टाइम हाई से 50-55% टूट जाते हैं, वो 20-25% की डिस्ट्रेस सेलिंग अभी आई नहीं है। वो प्रोबेबली अगले 2-3 हफ्ते में आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है तो पीएसयू काउंटर्स में और तेज सेलिंग आती हुई दिखेगी। तो पीएसयू से दूर रहें। फ्रेश लॉन्ग के लिहाज से सेल जरूर कर सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। तो ये रणनीति पीएसयू शेयरों में निकल करके आई है। इन सब के बीच में जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल के बाजार का देख लेते हैं, क्या कुछ देखने को मिला है, जिसमें कि हम देख रहे हैं 906 शेयर ऐसे रहे हैं जो कि बढ़त के साथ रहे हैं और 1882 शेयरों में जो है गिरावट देखने को मिली। तो पूरी तरीके से जो है अगर ओवरऑल बाजार की दिशा देखें तो वहाँ पर बियर्स पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। मिड कैप इंडेक्स 400 अंक, स्मॉल कैप इंडेक्स में 603 अंकों की गिरावट देखने को मिली। यानी कि जो निफ्टी सेंसेक्स हैं, जो मूल सूचकांक हैं, उसमें आपको तेज़ी दिखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल बाजार की ब्रेथ जो है वो कल कमज़ोर देखने को मिली थी। सर, क्या ये कमज़ोरी मिड कैप स्मॉल कैप की शुक्रवार के सत्र में भी जारी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको साइडवेज लग रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में क्लियर कट डायरेक्शन है कि यहाँ पे 5 से 8%, कम से कम 5% तो इंडेक्स में करेक्शन आ सकता है। तो अभी तक हम अपने क्लाइंट्स को मिड कैप स्मॉल कैप में डिलीवरी कॉल्स रेगुलर देते आ रहे थे, लेकिन कल का सेशन था जहां पे हमने अपना हाथ रोका है और प्रोबेबली यहाँ से हम 2-3 हफ्ते अपना हाथ रोक के रखेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में हमें थोड़ा सा बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, थोड़ी डाउन साइड गिरा सकती है। यहाँ से दोनों इंडेक्स में 5-5% की डाउन साइड मूव आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मुनाफा वसूली कर लीजिए आप। मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक 4-5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए अब जरा कुछ एक ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जहाँ पर कि गुरुवार के सत्र में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। उसमें हम देख रहे हैं कि केपीआर मिल रहा काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इसके अलावा रेनबो के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर जो है करीब 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। असाई इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। पॉलिसी बाज़ार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूती, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हलचल देखने को मिली। जरा एक एक करके जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं।
केपीआर मिल एशिया असाई इंडिया में आप देख सकते हैं करीब 7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, इतनी वोलेटाइल बाज़ार के अंदर भी। तो ये वो शेयर हैं मिड कैप के जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। सर, आपके से राय जानना चाहेंगे कि ये जो शेयर हैं जिनमें कि इतनी वॉलेटिलिटी में भी हमने देखा 6% 7% का मूव जहां पर देखने को मिला है, आप क्या सलाह देंगे? इनमें से किसी पर आपकी बाय कॉल होगी क्या? देखिए, केपीआर मिल बिल्कुल जी हमको काफी अच्छा लग रहा है। केपीआर मिल में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट में जो अच्छी चीज है वो ये है कि ब्रेकआउट पहले एक बार अटेम्प्ट किया गया था, फेल हुआ है और सेकंड ब्रेकआउट आ रहा है। तो सेकंड ब्रेकआउट में जनरली रिटेल ट्रेडर्स कम रहते हैं, इंस्टीट्यूशन ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो एक बार रिटेल को शेकआउट कर देते हैं। कल के सेशन में अगर वॉल्यूम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 660% वॉल्यूम राइज था केपीआर मिल में और 922 का इसमें कपल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है जो ऑलमोस्ट 9 महीने चला है पैटर्न। तो यहाँ से हमको 1120 1150 तक की अपसाइड आती हुई दिख रही है। मेजर सपोर्ट जो है इसमें 840 है, तो 840 का स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग करते हैं तो 1150 तक के टारगेट आपको 1.5 से 2 महीने में आराम से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब जो है ये तो रही बीते सत्र की बात, वहाँ से क्या कुछ हमको लेकर के आज के बाज़ार में लेकर के जाना है, लेकिन अब आज फोकस जो है वो करते हैं आज के कारोबारी सत्र पर कि यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और एक एक करके तमाम उन सेक्टर्स को लेकर के आएंगे स्क्रीन पर जहाँ पर कि जो है गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएसयू बैंक्स को लेकर के हम एक बार फिर से फोकस करना चाहेंगे यहाँ पर, क्या पीएसयू बैंक्स में ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी? पीएसयू बैंक्स में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या दूर हो जाएं और वहाँ से जिन लोगों की पुरानी पोजीशंस है उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए बिल्कुल, ये सारी अच्छी खबर निकलने के बाद भी और जितना गवर्नमेंट पुश कर सकता था उसने कर लिया, लेकिन इन स्टॉक्स में गिरावट बनी हुई है और आगे भी ये गिरावट गहराती हुई दिखेगी। तो मैं इन स्टॉक्स पे बेरिश हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप करंट मार्केट प्राइस से भी बेच के निकल जाएंगे तो आपको काफी अच्छे नीचे रेटों में माल खरीदने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर खरीदारी की बात करें तो केवल कैनरा बैंक और एसबीआई मुझे लगता है जो आपको गिरावट में खरीदारी करना चाहिए। बाकी स्टॉक्स में मेरे को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी तेजी आती हुई नहीं दिख रही है, तो सबसे एग्जिट की सलाह है। एग्जिट करके कैनरा बैंक और एसबीआई आप लोअर लेवल पे बाई कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए बाकी सारे स्टॉक से एग्जिट की सलाह है। कैनरा बैंक और एसबीआई किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए सर? देखिए, यहाँ से अभी 15% की डाउनसाइड आराम से दिख रही है कैनरा बैंक में। तो कैनरा बैंक को तो आप लगभग मान लीजिए कि 90 रुपए के आसपास कहीं बाइंग बनेगी और एसबीआई में एक बेरिश फ्लैग बना है जिसका टारगेट 732 रुपए के आसपास है। तो 732 के राउंड अगर एसबीआई मिलता है तो वहां पे आप जरूर बाई करके चल सकते हैं। बड़ी गिरावट है यहाँ पर अभी भी, 732 के लेवल के आसपास एसबीआई आप खरीद सकते हैं अगर ख़रीदना चाहते हैं तो। चलिए, इस बीच कल एक शेयर जिसने कि काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला वो था वोडाफोन आइडिया का शेयर। वोडाफोन आइडिया पे आपको बता दें कल जो खबर रही वो ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की जो याचिका थी वो कैंसिल कर दी, वो रद्द कर दी और उसके चलते जो है हमने देखा कि एक करीब 20% की गिरावट वोडाफोन आइडिया के शेयर में देखने को मिली। सर, इतने बड़े करेक्शन के बाद क्या शुक्रवार के सत्र में यहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर ख़रीदारी की जाए, या फिर आपको लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ₹2.5 के लक्ष्य का टारगेट दिया गया था, क्या वहाँ तक जाता हुआ ये शेयर दिखाई देगा? ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर और ख़ासतौर से वोडाफोन आइडिया में अब शुक्रवार को कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि सवालों की झड़ी गुरुवार को भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी हमारे कार्यक्रमों के दौरान वोडाफोन आइडिया को लेकर के। देखिए विपुल जी, आपको याद होगा हेलो मनी 9 शो में 1 मिनट मैंने आपसे समय लिया था और वोडाफोन के बारे में चर्चा की थी कि सारी न्यूज़ेज आ रही हैं कि कुमार मंगलम बिरला ने बाई किया है, 2 करोड़ शेयर कुछ बाई किए थे। तब भी मैंने कहा था कि 2 लाख करोड़ उनकी नेटवर्थ है और 30 करोड़ का इन्होंने स्टॉक खरीदा है। तो ये पीआर स्टंट के अलावा मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी स्टॉक की रेपुटेशन या डिमांड बढ़ाने के लिए ये पूरा किया जा रहा है। 30 करोड़ उनका जीरो भी हो जाता है तो उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपना 40-50% कैपिटल इसमें डाल देते हैं तो आप पूरी तरीके से मतलब आपका कैपिटल बर्बाद हो जाएगा। तो इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और देखिए, 2 ही दिन में स्टॉक लगभग 22% टूट चुका है। तो यहाँ से भी 11.5 11.9 ये एक मेजर सपोर्ट जोन थी, उसके नीचे आके क्लोज किया है।
यहाँ से जो टारगेट ओपन अप होता हुआ दिख रहा है, 5 रुपए 70 पैसे का जो स्विंग लो था वो ओपन अप होते हुए दिख रहा है, और मुझे लग नहीं रहा है कि वो लेवल भी होल्ड होगा। जो जेपी मॉर्गन ने 2 रुपए का टारगेट दिया है, मुझे स्टॉक वहां तक आते हुए दिख रहा है, तो आपको इमीडिएटली स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। वाकई में सर कि मतलब ये आपको 2 रुपये तक आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी गिरावट भी नहीं आएगी, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी सवाल यही हमारे पास चर्चा आपसे जब हम कर रहे हैं तो वो लोगों के आ रहे हैं कि क्या अभी 10 रुपये के आसपास खरीद ले, क्या सजेशन रहेगा आपका वोडाफोन आइडिया को लेकर के? क्या फ्रेश बाइंग की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी, और जो लोग के पास ऊपर लेवल पे हैं वो नुकसान बुक कर ले अपना? देखिए, मैं परसों भी यही कह रहा था कि ये पीआर स्टंट है, केवल मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए ये पूरी न्यूज आई है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर को नहीं फंसना चाहिए। अगर आप नहीं फंसे हैं तो देखिए 20% आपकी कैपिटल ऑलरेडी बच चुकी है। यहाँ से भी 5 रुपए 70 पैसे आते हुए दिख रहा है। मैं आपसे ये सवाल बल्कि पूछना चाहूंगा या दर्शकों से कि जब इतने क्वालिटी स्टॉक्स हैं और मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, यहाँ तेजी डेवलप हो रही है, तो क्यों वोडाफोन आइडिया में जाना है? जब वाले या अच्छी न्यूज वाले क्वालिटी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो वहां उनको छोड़ के वोडाफोन आइडिया में बॉटम फिशिंग करने का क्या लॉजिक बनता है? तो बिल्कुल। मेरा आप अपने आपसे सवाल पूछे कि अच्छे स्टॉक छोड़ के आपको नेगेटिव न्यूज वाले काउंटर्स में क्यों जाना है? तो वोडाफोन में नहीं जाना तो भारती खरीद लें आज के लिए, टेलीकॉम के भारती लिए। भारती बिल्कुल ले सकते हैं। आप ही के प्लेटफॉर्म पे 1502 रुपए में जब भारती का ब्रेकआउट आ रहा था, तब हमने 1700 के टारगेट से इसको रिकमेंड किया था। कल के सेशन में 1700 कुछ रुपए का, 1711 का हाई बना है, वहां से थोड़ा सा आया है, तो आप इस स्टॉक को बिल्कुल लेके चल सकते हैं। बल्कि अगर टेलीकॉम प्ले आपको ठीक से करना है तो आप रिलायंस में ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जिस दिन ये न्यूज आ जाएगी कि ये जियो को अलग करके लिस्ट करा रहे हैं, उस दिन रिलायंस बड़ी तेजी डेवलप हो सकती है। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, लेकिन एज इन टेलीकॉम मेरे को रिलायंस में ज्यादा बड़ी मूव और तेजी दिखती है कंपेयर टू भारती एयरटेल। और वोडाफोन तो मैं आउटराइट उसको कभी मतलब देखना भी नहीं पसंद करता हूँ। वोडाफोन में अभी भी अगर आप फंसे हुए हैं तो निकल जाइए। फ्रेश एंट्री की सलाह अंशुल जी की तरफ से नहीं है। भारतीय एयरटेल में आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन रिलायंस जो है वो पोर्टफोलियो में अवश्य रखें, ऐसा मानना है अंशुल जी का, कि वहाँ पे अगर जो है इनका टेलीकॉम कारोबार फिर डीमर्ज होता है तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात रही टेलीकॉम को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, जरा अगला सवाल स्क्रीन पर लेकर के आइए और उस पर जो है चर्चा करते हैं। और अगला सेक्टर जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो है पावर सेक्टर। पावर पे आपसे पहले भी लगातार हम बातचीत करते रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कहाँ पर आपको लग रहा है कि खरीदारी के मौके, क्योंकि गुरुवार के सत्र में बहुत सारी ऐसी खबरें रहीं जिसमें कि हमने देखा एनटीपीसी को लेकर के खबर थी कि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है, उसके चलते एनटीपीसी में तेज़ी देखने को मिली। रिलायंस पावर पे खबर आई, उसके चलते वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। एनएचपीसी चलने को राजी नहीं है। ये इरेडा के अंदर भी खबर देखने को मिली है कि वहाँ पर अब जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है रकम जुटाने को लेकर के। तो ये वो 3-4 शेयर हैं जो कि गुरुवार को के सत्र में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहे। एनएचपीसी अब फिर से 92-93 पे आ गया है, ऊपर 100 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे 90 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। ये 2-3 शेयरों पे अभी क्या व्यू रहेगा आपका, और क्या शुक्रवार को इनमें से कोई शेयर ऐसा है जहां पर आपको लगता है कि स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, खरीदारी के कुछ मौके हैं क्या? और देखिए, बिल्कुल ही खरीदारी के तो इन चारों स्टॉक्स में कोई अच्छा मौका नहीं दिख रहा है, बल्कि बिकवाली का मौका मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। एनएचपीसी में कल ब्रेकडाउन लेके क्लोज किया है। जो रेंज की बात हम कर रहे थे पिछले 2 हफ्ते से, 93.8 इसके नीचे आके क्लोज किया है स्टॉक। तो यहाँ से जो पहला टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहा है वो है 90 रुपए 50 पैसे पे, एक सपोर्ट है। बट ओवरऑल जो टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहा है वो है 76.5 का। तो यहाँ से 75 रुपए 50 पैसे तक आता हुआ दिख रहा है एनएचपीसी। बेच सकते हैं बिल्कुल स्टॉक को। जी सर, आईटी शेयरों में लोग कह रहे थे कि अब फोकस पीएसयू से हट करके नए दूसरे सेक्टर में जा रहा है, उसमें एक नाम आईटी का भी था, लेकिन आईटी में पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा कि फिर से दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूएस में भी आईटी शेयर पिट रहे हैं, भारत में तो पिट ही रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? आईटी में अब क्या जो गिरावट आई है उसके बाद से कुछ बाइंग करने की शुक्रवार के सत्र में कोशिश करनी चाहिए? खासतौर से अगर दिग्गजों की ही बात करें, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, यहाँ पर कोई मौके हैं क्या? देखिए, बिल्कुल ये मैं कहूंगा कि आप दर्शकों से कि आप मनी नाइन के शोज रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे रखे रहते हैं, आप जून के पूरे शोज देखिए। हम बार बार रिकमेंड कर रहे थे कि 17 महीने के बेस ब्रेकआउट के बाद बेस को रीटेस्ट किया है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आईटी स्टॉक्स तेज रहेंगे। कंटिन्यूअस 3 महीने की तेजी के बाद पहली बार है जब आईटी में करेक्शन दिखना स्टार्ट हुआ है वीकली चार्ट पे।
अभी आज का सेशन बचा हुआ है, लेकिन कल तक के 4 सेशन देखें तो वीकली चार्ट पे जो लास्ट वीक की बुलिश कैंडल थी उसको 180 डिग्री रिवर्सल दिया है। तो यहाँ से थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में करेक्शन स्टार्ट हुआ है 3 महीने की तेजी कंप्लीट होने के बाद। और ये तेजी 3 महीने जून के फर्स्ट वीक से हम आपको बताते आ रहे थे। तो यहाँ से पहला जो डाउन मूव लग रहा है वो 40,900 से 41,000 का लग रहा है, यानी 1,000 पॉइंट का भी डाउन मूव आईटी इंडेक्स पे है। और अगर ये होल्ड नहीं होता है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है, तो 39,000 तक हम नीचे आते हुए दिख सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 41,000 लेवल होल्ड कर लेंगे, करेक्शन कंप्लीट करके वहां से वापस अप मूव आएगा। तो 1 से 2 हफ्ते के लिए आपको आईटी शेयर अवॉइड करके चलना चाहिए। पुल बैक आ रहा है, पुल बैक का वेट कीजिए, इसमें खरीदारी के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। इंफोसिस आप खरीद सकते हैं, एम्फेसिस खरीद सकते हैं, परसिस्टेंट खरीद सकते हैं। ये 3 स्टॉक्स हमको बहुत तेज लग रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में रनअप 18-19% का हो चुका है। तो करेक्शन आने दीजिए 5-7-8% का, करेक्शन के बाद वापस खरीदेंगे तो आपको पहले फ्रंट एंडिंग मिल जाएगी वापस स्विंग हाई तक के लिए, और उसके बाद एक्सटेंशन में 10-12% की अपसाइड मिल जाएगी। तो इन स्टॉक्स को डिप्स पे खरीदना चाहिए। डिप्स पे खरीदना चाहिए। जो नाम बताए गए हैं उनका आप जो है नोट करके रख लीजिए। अब जरा बात कर लेते हैं न्यू एज कंपनियों की। वहाँ पर हम देख रहे हैं समय समय पर जो है बहुत सारे रिकमेंडेशंस, बहुत सारे अपग्रेडेशन देखने को मिल रहे हैं। उसमें हमने देखा कि गुरुवार के दिन जो है वो फर्स्ट क्राई के दिन अपग्रेडेशन आता हुआ दिखाई दिया है अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। इसके अलावा इससे पहले हमने नायका में देखा, पेटीएम में देखा, जोमेटो में देखा। ये जो कंपनियां हैं यहाँ पर अब कैसी दिखाई दे रही हैं? हालांकि पेटीएम में गुरुवार को और भी कुछ खबरें थी, लेकिन फर्स्ट क्राई पे एक बार फिर से जो अपग्रेडेशन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से, उस पर आपकी कोई टिप्पणी? वहाँ पर क्या कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? क्या भविष्य यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएँ हो सकती है आने वाले समय के अंदर? अगर हम देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट के साथ 818 का लक्ष्य तय किया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी शेयर की रेटिंग और लक्ष्य को बढ़ाया है गुरुवार को। देखिए विपुल जी, इसमें एक आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट कल जब खुला था तो ब्रेकआउट के साथ खुला था 663 के ऊपर, लेकिन क्लोज होते होते एक्सट्रीमली नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन सपोर्ट जोन होल्ड हुई है। तो जब तक ये स्टॉक 633 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक बार के लिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टॉक अच्छी है। तो जब तक 630 के नीचे क्लोज नहीं करता है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक कंसोलिडेशन के बाद सेकेंड राउंड में जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो ऊपर में 740-745 तक आता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक को एक बार के लिए अगर एग्रेसिव प्लेयर हैं तो बाई करके चल सकते हैं। जी चलिए सर, अब जो है कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है और चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे कि हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार के दिन आपको कौन से सेक्टर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन से शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके पसंदीदा 1 या 2 रिकमेंडेशंस कौन सी होंगी जहां पर आज के कारोबारी सत्र में आपको लगता है कि आप मूव या फिर खरीदारी के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? और देखिए विपुल जी, पहला स्टॉक रहेगा टाइटन। ज्वेलरी स्टॉक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफी अच्छी तेजी डेवलप हुई है। अब टाइटन चलता हुआ दिख रहा है, तो टाइटन को करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। 3780 के पास की क्लोजिंग है। 3780 में लेते हैं तो 3735 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 3835 का पहला टारगेट है, वो एक रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको टारगेट के तौर पे दिया है। अगर इसको स्लाइस थ्रू कर जाता है तो 3900 तक भी स्टॉक जा सकता है, बट आप 3835 का फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट पकड़ के चलिए। दूसरा स्टॉक है मैरिको। एफएमसीजी में थोड़ी सी तेजी दिख रही है, अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करता है थोड़ा सा तो एफएमसीजी में बाइंग देखने के लिए मिलेगी। और स्टॉक में वैसे भी 39 डेज का कपनैंडल पैटर्न या फ्लैट बेस काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट था मंडे के सेशन में। फिर 3 सेशन कंसोलिडेट किया है, तो इसको भी 695 696 की जोन में बाई कर सकते हैं। 686 का आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि वही 3 दिन के आसपास का लो है। और ऊपर में स्टॉक 715 जा सकता है। इसको ट्रेडिंग बेट की तरह लेना चाहिए। मैरिको को 5 से 8 दिन का हमें टारगेट मिल जाएगा, वहां पे अचीव करके बुक कर लीजिए। लेकिन टाइटन को आप 3 महीने के व्यू से लेते हैं तो आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। बड़े टारगेट मिल सकते हैं। दोनों सेक्टर्स जो पकड़े गए हैं वो इस समय ट्रेंडिंग के हैं। एफएमसीजी में खरीदारी की सलाह मैरिको पे है, और इसके अलावा टाइटन जेम्स एंड ज्वेलरी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी खरीदारी की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बाजार खुलने से पहले बाजार की दिशा क्या रह सकती है, कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने बात की हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस एक भी पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसलिए उसमें बाई सेल की मैंने रिकमेंडेशन नहीं दी है।
बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। और टाइटन और मैरिको कल हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, तो जी, उनके पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए सर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को तो यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आपका बाजार खुलने के बाद है, आपको लगता है कि बाजार की रणनीति समझ में नहीं आ रही है, दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ। अरुण केजरीवाल होंगे हमारे साथ, उनके साथ हमारे आपके सवाल, हमारे जवाब और आईपीओ सेगमेंट को लेकर के भी चर्चा होगी, खबरों वाले शेयरों पर भी बातचीत होगी और आज जो शेयर डिस्कस किए गए उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा होती रहेगी। लगातार दिन भर मनी 9 के साथ बने रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।